हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है न्यूक्लियस। इसके पहले हम पढ़ चुके थे न्यूक्लियस के पहले पढ़ चुके थे हम साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ये सब क्या होती है। अब हम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि ये सेल है एक, और इसके जो सेंटर में पाया जाएगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने सेल के पूरा पार्ट्स पढ़ लिया है। सेल में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल क्या होती हैं, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, प्लांट सेल क्या होती हैं, और सेल एनिमल सेल्स क्या होती हैं। अब हम इसके अंदर जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पे डिस्कवर्ड बाय होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसके खोज की थी, रॉबर्ट हुक। और सेलुलर कंपोनेंट, और ये सेलुलर कंपोनेंट होता है, इसका मतलब होगा ये सेल के अंदर पाया जाता है और सेंट्रली लोकेटेड। मतलब मैंने बता दिया कि सेल जैसे ये कोशिका है, कोशिका के सेंटर में ये पाया जाएगा। और लार्ज इन साइज, और साइज में क्या होता है, ये बड़ा होता है। और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, ये है एक हमारा क्या, स्टार पॉइंट। ये लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब कि सेल में बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, और हमारा प्लास्टिड हो गया, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा होता है, इसमें सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। कंपोनेंट्स मीन्स इसमें कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो इसमें कंपोनेंट्स में पहला है न्यूक्लियर इन्वलप। पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर इन्वलप क्या होता है। सेकंड पार्ट हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म में भी सेकंड पार्ट है और न्यूक्लियोलस, और क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल्स। तो हम सबसे पहले इसको फिगर से समझ लेते हैं कि क्या होता है ये न्यूक्लियर इन्वलप क्या होता है। न्यूक्लियर इन्वलप देखिए, इसमें जो बाहरी सी आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहरी परत होती है, इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते थे। अभी तक यहाँ लिखा भी है, देखिए ये लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स इसकी जो बाहरी परत होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो डबल में होती है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी होती है, डबल होती है। ये आप देख रहे होंगे हर जगह इसमें क्या है, डबल है। तो डबल जो इसकी बाहरी परत होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर इन्वलप। न्यूक्लियर इन्वलप ये हो गया जो इसमें डबल पार्ट्स होते हैं, किसके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, जो इसमें डबल पार्ट्स होंगे, इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वलप। और दूसरा पार्ट हमने कंपोनेंट में क्या देखा था न्यूक्लियस के, कि क्या था उसमें, दूसरा था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या, ये जो इसका पार्ट होता है, ये एक अलग से पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर सेंटर में होगा न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। अभी हम देखते हैं न्यूक्लियोलस का क्या कार्य होता है और इसका न्यूक्लियर इन्वलप का क्या काम होता है। और यहाँ पे हमारे जो बीच बीच में ये छिद्र पाए जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वलप नहीं होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर पोर क्या होती है, और न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होती है, एमआरएनए क्या होता है, और ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप पहले इसको देख लीजिए थ्योरी से। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, पहला इसमें क्या था, न्यूक्लियर इन्वलप। न्यूक्लियर इन्वलप का ही शॉर्ट फॉर्म लिखा है एनई, मतलब न्यूक्लियर इन्वलप। फर्स्ट पॉइंट इसमें है कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। कंपोज्ड मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे डबल होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वलप इसे ही कहते हैं। ये होता है जो बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कवर्स न्यूक्लियस, और इसका क्या काम होता है, ये कवर करती है न्यूक्लियस को। जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो पूरे बाहरी परत इसकी वही तो है, न्यूक्लियर इन्वलप, इसलिए इसको कवर करती है, इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियर इन्वलप। और थर्ड पॉइंट है सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेपरेट मीन्स अलग करना, सेपरेट मीन्स होता है अलग करना, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। देखिए जैसे कि ये सेल है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें सेंटर में होता है क्या, सेंटर में होगा हमारा न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होगा उसकी तो आउटर मोस्ट लेयर होगी न्यूक्लियर इन्वलप। न्यूक्लियर इन्वलप जो होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या करती है, अलग करती है। ये जो होती है क्या, न्यूक्लियर इन्वलप। न्यूक्लियर इन्वलप ये जो ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरे हुए हैं इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से और इसको न्यूक्लियर इन्वलप को न्यूक्लियस से न्यूक्लियर इन्वलप अलग करती है। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ठीक, जो ये हमने यहाँ पे बताया आपको कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बीच बीच में जहाँ पे न्यूक्लियर इन्वलप नहीं थी वहाँ पे छिद्र थे, तो उसे छिद्र जो पोर्स थे उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर। और इसमें उसके बाद क्या है, परमिट्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। परमिट्स ट्रांसफर मतलब कि ये ट्रांसफर करता है किसको, मटेरियल्स को, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच। देखते हैं कैसे ये करता है सेपरेट। देखिए जैसे ये सेल है और ये क्या है, ये हमारा है न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस में जो भरा होगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल में भरा होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड, जो लिक्विड भरा होगा उसे हम कहेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म।
ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसमें न्यूक्लियो प्लस क्या भरा है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, और न्यूक्लियोलस भी इसी में है, और ये सेल है, सेल में भरे हुए हैं साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इसमें जो साइटोप्लाज्म में होंगे कोई भी चीज़ें जिसको अंदर जाना है न्यूक्लियस के, वो यहाँ से पोर से इसके जाएगी, न्यूक्लियर पोर से जाएगी। ये न्यूक्लियर पोर के क्या बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं न्यूक्लियर पोर के, कि वो कैसे सेल के अंदर जाएगी, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाएगी। न्यूक्लियोप्लस और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये चैनल होता है आने जाने का दोनों के बीच में। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड कंपोनेंट क्या है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ही जो इसके जैसे कि ये है पूरा, ये बीच में इसमें है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर था, अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया, जो ऐसा स्ट्रक्चर था उसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का फर्स्ट पॉइंट है लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस क्योंकि ये लिक्विड जो भरा होता है इसमें, उसी को कहेंगे लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। लेकिन ग्राउंड क्यों कहते हैं, ग्राउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो लिक्विड होता है वो इसका बेसिक कंपाउंड होता है। सेकंड है इसमें कवर्ड बाई एनी। कवर्ड बाई एनी, एनी का मीन्स मैंने बताया न्यूक्लियर इन्वेलप, एनी का मीन्स होगा न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये क्या करती है, कवर करती है किसको, न्यूक्लियोप्लाज्म को। अब देखते हैं कि अब ये हमने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस के दो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर इन्वेलप और सेकंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में भी टू टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ठीक, अब देखते हैं ये क्या होता है न्यूक्लियोलस और फर्स्ट टाइप है इसका न्यूक्लियोलस, फर्स्ट पार्ट होगा इसका, कंपोनेंट होगा, टाइप्स नहीं कहेंगे हम, टाइप्स तो इसके कुछ और होते हैं। इसमें ये अभी इतना ही देखना है हमें कि न्यूक्लियोलस जो होता है इसका क्या होता है, कंपोनेंट होता है, और सेकंड कंपोनेंट होता है क्या, क्रोमैटिन मटेरियल। और फर्स्ट कंपोनेंट जो न्यूक्लियोलस है इसमें क्या होगा, वन और मोर इन नंबर, मतलब कि जो न्यूक्लियोलस होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होगा, एक होगा या एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब वन और मोर इन नंबर्स, मतलब एक होगा या नंबर्स में और अधिक होगा। और दूसरा है फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स राइबोसोम। फॉर्म प्रोटीन मतलब होगा कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन्स को बनाता है। सेकंड इसमें है क्रोमैटिन मटेरियल्स। क्रोमैटिन मटेरियल्स में लिखा है, क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में अंदर होते हैं, फिल होते हैं न्यूक्लियोलस के। इंटेंडल, इंटेंडल का मतलब होगा कि जैसे ये उलझे हुए होते हैं। इंटेंडल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड जानते हैं आप, थ्रेड कहते हैं धागे, जैसे धागे होते हैं, थ्रेड को हिंदी में धागा कहते हैं। जो धागे होते हैं वो आपस में उलझे होते हैं अपनी संरचना में, मतलब स्ट्रक्चर में। दूसरा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन मतलब कि जब सेल डिवीजन होने लगता है, जब एक सेल से दो सेल बनती है, दो से चार बनती हैं, तब क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। मतलब कि जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन मटेरियल वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन मटेरियल, जैसे कि ये कोई भी हम धागा लेंगे और उसको ऐसे ज़मीन पर ड्रॉप कर देंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो क्या होगा, वो थ्रेड होगा, धागे की तरह हो। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन का मतलब होगा जब सेल डिवीजन, एक से सेल दो सेल में बढ़ जाएगी, दो से चार में बटेगी, चार से आठ में, ऐसे ही सेल का डिवीजन होता है, मियोसिस, माइटोसिस, और यही सब डिवीजन इसके होते हैं सेल की। ये क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ये गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। जब इसमें सेल डिवीजन होने लगता है तब ये किस रूप में आ जाता है, क्रोमोसोम के रूप में आता है। जैसे कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये पड़ा है किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में, जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा है तो ये उलझा हुआ है, इंटेंडल है, इंटेंगल्ड ये लिखा है इसमें। और जब ये इसको हम देखते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे देखते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसा होता है, इसमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि थ्रेड लाइक ही ये भी होता है, जैसे कि क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं। और ये जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर ये है, एक इसमें हो जाएगा, समझो ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में हम देखते हैं कि ये जैसे ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये क्या हैं, ये हमारे हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स। और लेकिन जब ये सेल डिवीज़न के टाइम आएगा तो ये ऐसा एक डेफिनेट शेप देगा, जैसे कि ये क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमैटिड्स में ये क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स पे ही डीएनए से मिलकर बने होते हैं क्रोमोजोम्स, और डीएनए पे ही होती है क्या, जीन्स। जीन्स जिससे हमारे कैरेक्टर्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये हम यहाँ देखते हैं जो उलझे हुए हैं वो हैं क्रोमैटिन मटेरियल, और जो इस तरह हो गए हैं डेफिनेट शेप में है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्रोमोजोम। अब देखते हैं क्रोमोसोम्स के भी टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में एग्जांपल में है हिस्टोन प्रोटीन्स, और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे एक ही लिखा गया है। डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये दोनों हैं, ये जो किसके कंपोनेंट है, ये दोनों जो हैं वो किसके कंपोनेंट हैं, क्रोमोसोम के। ठीक, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स, मतलब कि डीएनए पे ही जीन्स पाई जाती हैं। और डीएनए पे जीन्स पाई जाती हैं, फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। फंक्शन सेगमेंट जो कहेंगे क्योंकि जो डीएनए पे होता है, जो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल पार्ट होगा, उसे ही जीन कहते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड
टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट, जो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल्स को, जेनेटिक कैरेक्टर्स को या इन्फॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, वही होता है जीन्स। जैसे कि हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। पेरेंट्स की तरह क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स के ही जीन उनके अंदर हैं। तो जो कैरेक्टर उनमें थे वही कौन लाया उसको यहाँ पे? डीएनए से जीन जो होती है, जो उसकी फंक्शनल जीन होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जनरेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो लेके जाती है। कौन? जीन। एक बार हम इसको न्यूक्लियस को पूरा समझ लेते हैं। क्या होता है? सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और लार्ज इन साइज लार्ज होता है साइज में, क्योंकि और जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई और हमारा गोल्जी एपरेटस हो गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, इस सब के अपेक्षा ये क्या होता है? बड़ा होता है। और इसकी जो बाहरी परत होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसी के भी आउटर मोस्ट लेयर को मेम्ब्रेन ही कहते हैं, जैसे सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसे ये होगी, लेकिन ये डबल होगी। डबल होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर इनवलप। जो हमने क्या पढ़ लिया? न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें पढ़ लिया है। एक बार ये फिगर फिर से आप देख लीजिए। जो ये बाहरी इसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी? वो होगी न्यूक्लियर इनवलप। और ये अटैच होगी यहाँ पे ER अटैच टू, क्या है लिखा है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ER अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बता दिया दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहते हैं, और कौन सा होता है दूसरा? स्मूथ रेटिकुलम। स्मूथ रेटिकुलम जो होता है स्मूथ टाइप होता है, जो उस पर क्या होता है? राइबोसोम नहीं होते हैं, और जिस पे ये इस पे राइबोसोम है, इसका मतलब ये क्या है? ये रफ है। इस पे राइबोसोम्स हैं तो इस पे प्रोटीन बनता है। अभी मैंने बताया भी आपको कि किस में प्रोटीन बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। और अब देख लेते हैं इसमें ये जो ऐसा डार्क दिख रहा है ब्लैक स्ट्रक्चर, वो mRNA है। और ये जो इसमें उलझे हुए धागे पड़े हैं ये क्या है? क्रोमेटिन से आपको बताया मैंने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर पोर क्या है? न्यूक्लियर पोर जो होता है, जो न्यूक्लियर इन्वलप की साइड साइड में यहाँ पे छूटे हुई जगहें होती हैं, ये जो खुली हुई जगह होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का तो यही काम होता है कि जो यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहेंगे न्यूक्लियर इन्वलप। तो इन्वलप में इसमें बीच बीच में चैनल होते हैं। चैनल इसलिए होते हैं, जैसे कि ये एक चैनल हो गया, इधर एक है और इधर एक है, ऐसे हर जगह है। तो ये इसलिए चैनल होता है कि साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज़ अंदर आनी है तो इसके अंदर वो आ सके, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो सके, और यहाँ से ट्रांसफ़र होनी है सेल में तो वो सेल में हो जाए, इसलिए होता है न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। और दूसरा क्या होता है? और इसमें क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए होते हैं जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो राइबोसोम्स का क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं। और ये अटैच होता है किससे? पूरा न्यूक्लियस किससे अटैच होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये भी जो यहाँ पे बनाई गई है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।